हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो टेस्ट हुआ था ना, उनकी हर एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कौन सा टेस्ट है, कौन सा प्रश्न है, आई होप कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पढ़ लेना पॉज करके। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र और लैन सूत्र लिखे, साथ ही इनका उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्न हल करें। चलिए बाद में प्रश्न हल करेंगे, पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर लेते हैं। ठीक है, उसका आंसर लेते हैं। तो बोल ये रहा है कि दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र हमें लिखना है। ठीक है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र हमें लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। दर्पण सूत्र लिखते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया दर्पण सूत्र। और बोल रहा है क्या, लेंस सूत्र लिखने, लिख देते हैं लेंस सूत्र। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस इतना ही करना था और इसके बदले में आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक ही नंबर के क्वेश्चन में आगे है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन के बदले में हमें 3 नंबर मिल रहे हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जो अभी मैंने क्वेश्चन रिपीट किया वो इसी फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का ही पार्ट है। पहला ये है और इसमें 1 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए, 2 नंबर मिला। 3 नंबर का एक सवाल है जिसमें हमें फोकस दूरी दिया हुआ है और वस्तु की दूरी दिया हुआ है और हमें पता करना है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और आवर्धन। तो चलिए पता करते हैं। हमें जो जो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में वो चीज सेम टू सेम लिख लेंगे। हमें दिया हुआ है फोकस दूरी यानी कि f 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है वस्तु दूरी। क्या दिया हुआ है? वस्तु दूरी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी को u से दर्शाते हैं। u दिया हुआ है हमें 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें प्रतिबिंब का दूरी निकालना है। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से दर्शाते हैं, हमें पता करना है। उसके बाद हमें आवर्धन पता करना है। क्या पता करना है? आवर्धन को हम लोग m से दर्शाते हैं, छोटी m, इससे दर्शाते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये जानने के लिए हमें अपने क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ देखना होगा कि लेंस बोल रहा है या दर्पण बोल रहा है। हमें यहाँ बोल रहा है दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। पहली बात दर्पण बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में दो सूत्र यूज किए थे। एक लेंस सूत्र था, एक दर्पण सूत्र था। तो इसके लिए हम लोग दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण है ना, तो पहले देखते हैं चिन्ह परिपाटी का भी इस्तेमाल यहाँ पर क्या होगा या नहीं होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है वो होता है कुछ इस तरीके का। उत्तल दर्पण कुछ देखने में इस तरीके का होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी बनता है यानी मुख्य फोकस, वो हमेशा यहाँ पर होगा। मुख्य फोकस इस साइड होगा, केंद्रक इस साइड होगा। ठीक है, तो जो फोकस दूरी होगा भाई वो भी इस साइड ही होगा, इस साइड ही होगा ना। उसके बाद जो वस्तु है, वस्तु हमेशा इस साइड रखेंगे। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इस साइड उस साइड, इसका कारण समझिए। देखिए हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। किसका? चिन्ह परिपाटी का। लिखेंगे हम लोग चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर। अब जब हम लोग चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि बाईं ओर, दर्पण से बाईं ओर का चीज हमेशा ऋणात्मक होता है।
और दर्पण से दाईं ओर का चीज हमेशा धनात्मक होता है। तो हमें F दिया हुआ है, ये धनात्मक होगा, और जो U दिया हुआ है, U इस साइड होगा ना। हमेशा वस्तु दर्पण की बाईं ओर ही रखा जाता है, बाईं ओर ही रखा जाता है। तो जो हमारा U है, अगर मान लो वस्तु यहाँ रखा हुआ है, तो दर्पण से लेकर के वस्तु तक का दूरी को हम लोग U बोलेंगे। क्योंकि बाईं ओर का चीज हम चिन्ह परिपाटी में ऋणात्मक में लेते हैं, तो माइनस U होगा। तो U का क्या वैल्यू है 40, तो U बराबर हो जाएगा क्या, U बराबर -40 हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या और क्यों हुआ। जो U का वैल्यू है वो -40 सेंटीमीटर हो जाएगा, बाकी F का वैल्यू वही रह जाएगा क्योंकि वो दाईं ओर था, 20 सेंटीमीटर। और अभी हमें यहां पर निकालना है V। क्या निकालना है, हमें V पता करना है। इसको पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे दर्पण सूत्र का। किसका, दर्पण सूत्र का। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो चलिए सारे वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं। 1 f का वैल्यू है 20 बराबर 1, v का वैल्यू हमें नहीं पता, रहने दो, प्लस 1/u का वैल्यू -40 दे दो। अब दो नंबर वाला है, ये नंबर वाला है इस साइड वाला, और इस साइड वाला नंबर वाला है, तो दोनों को एक साइड रखेंगे और जो विदाउट नंबर वाला है उसको एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस साइड लेके आ जाते हैं। 1/v = 1/-40, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो -1/20 आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटा बनाएंगे। तो नीचे वाला का एलसीएम लेना होगा, चलिए नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। -40 और 20 है, तो 2 से -20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से ये -10 होगा, और कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 से होगा कितना, -2, और ये कितना होगा, 1। लास्ट कंडीशन में क्या होगा, 2 × 2 4, 4 × 5 20, एंड 20 × 2 40। माइनस है तो -40। ठीक है, इसका एलसीएम निकालने पर आया -40, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। ठीक है, -1/v = कितना आया, -40 एलसीएम खत्म, तो एक ही रह जाएगा, प्लस। तो 20 अगर हम भागा दे 40 में तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 किस में आएगा, प्लस या माइनस में, यानी कि अगर 40 माइनस में हो और भागा देंगे 20 से तो 2 तो आएगा, लेकिन किस में, माइनस में। सिंपल बात है। तो यहाँ पर -2 होगा, तो क्या हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं -2, यानी कि प्लस बिना दिए -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर -1/v = 1 में से 2 घटेगा, कितना आएगा, 1 में से 2 मतलब -1 आएगा भाई, सिंपल बात है, -1 आएगा, -40। अब चलिए कॉर्नर गुणा करते हैं। उससे पहले ये देखिए, क्योंकि हम लोग 1/v को उस साइड से इस साइड लाए थे, और साइड चेंज करने पर जो सिंबल होता है, यानी कि जो साइन होता है प्लस माइनस का, वो चेंज होता है। तो क्योंकि उसको उस साइड से इस साइड लाए थे, तो इस पे माइनस लगा था, इसका मतलब है कि 1 के लिए भी माइनस होगा और v के लिए भी माइनस होगा, इसलिए मैंने बीच में यहाँ पर माइनस दिया था। ठीक है, तो -v जब गुना होगा -1 से, तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, = जब -1 गुना होगा -40 से, तो माइनस प्लस और 40 रह जाएगा। तो यानी कि हमारा जो v जो निकला है वो 40 निकला है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन में था कि आवर्धन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, आवर्धन भी निकालना है। प्रतिबिंब का दूरी पता चल गया, यानी v हमें पता चल गया। अब हमें आवर्धन पता करना है। आवर्धन किसे कहते हैं, m को। ठीक है, m, एक मिनट, m को
तो m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रतिबिंब की हाइट होती है, यानी जो प्रतिबिंब बना उसकी ऊंचाई और बटे में अनुपात में आएगा वस्तु की ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर तो ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो इस केस में हमें कुछ और चीज भी दिए होते हैं, जैसे कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी, यानी v/u ये आता। देखिए दर्पण बना रहे हैं हम लोग, दर्पण में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर v/u यूज होगा। लेकिन अगर लेंस में यूज करते तो -v/u होता, यानी कि अगर दर्पण में इस्तेमाल कर रहे हैं तो v/u, अगर लेंस में यूज करते तो -v/u होता। अभी चूंकि मेरा दर्पण है, उत्तल दर्पण था, इसलिए हम लोग v/u करेंगे। तो मेरा v क्या है, 40। v क्या है, 40 है, और u पहले से दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 40 दिया हुआ था, तो कट जाएगा भाई, कितना आएगा, 1 आएगा। तो m इज इक्वल टू 1, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यानी एक नंबर का जो क्वेश्चन था, जो कह रहा था, वो सारा का सारा आंसर हमें मिल चुका है, और कुछ ऐसे मिला है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा आंसर मिला है। यानी कि हमें पहले दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र पूछा, वो बता दिए। हमें f दिया था 20 सेंटीमीटर, u दिया था 40 सेंटीमीटर, v पता करना था, m पता करना था। चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किए, u पता चला कि -40 सेंटीमीटर होगा और f 40 सेंटीमीटर होगा, और v हमें पता करना था। तो v का हम लोगों ने v पता किया तो आया वो 40 सेंटीमीटर। फिर हम लोग को m भी पता करना है, m पता करने के लिए v/u फॉर्मूला का यूज किए, तो m = v/u। तो वैल्यू हम डालने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसका आंसर रेडी है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पास। लेकिन आपको बताते हुए खुशी होगी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैंने कल ही पहले ही डाल दिया है, ठीक है। तो आपको थंबनेल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वाले वीडियो को जाकर के आप लोग देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। उसका सॉल्यूशन डाला हुआ है, यानी कि क्वेश्चन था दूसरे नंबर वाला, अवतल दर्पण का उपयोग करके दर्पण सूत्र सिद्ध करे। तो वीडियो डाला हुआ है, जाकर के देख लो, डिटेल वीडियो है, मजा आ जाएगा समझने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद पास डायरेक्टली हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमें दिया क्या हुआ है। हमें क्वेश्चन दे रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की क्या वक्रता त्रिज्या, और आपको पता होगा कि वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, ठीक है। तो r हमें दिया हुआ है कितना, यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, हमें पता करना है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी हमें पता करना है। फोकस दूरी को छोटी f से दर्शाते हैं, ये हमें पता करना है, बस इतना ही ना। अब देखो, क्योंकि चिन्ह परिपाटी को हमेशा ध्यान में आपको रखना होता है, तो अगर यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हो रही है, यानी कि कुछ ऐसा दर्पण है अवतल दर्पण, और इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की बात हो रही है, तो f यहाँ बनेगा और सेंटर यहाँ, और इस बीच को r कहेंगे। क्योंकि ये सारा चीज बाईं ओर है, तो इस सारा का सारा चीज इधर जो है निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं समझे, चलिए मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन अवतल दर्पण के लिए है। अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर हुआ प्रधान अक्ष, अब कोई वस्तु हम लोग यहाँ रखेंगे, उसके पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ होगा ध्रुव, यहाँ होगा मुख्य फोकस F, यहाँ होगा सेंटर केंद्र। तो यहाँ पर दो चीज का इस्तेमाल हो रहा है मेरा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। पहले वक्रता त्रिज्या को देखते हैं, ध्रुव से लेकर के केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वो किस साइड है, दर्पण के बाएं साइड, बाएं साइड वाला हर एक चीज ऋणात्मक होता है। तो r किधर है, बाएं साइड। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करने पर, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या में हिसाब क्या पता चला, बाईं ओर है, यानी कि वो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो जो भी वैल्यू है उसको नेगेटिव लिखेंगे, यानी कि r इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। और हमें f निकालना है, f क्या करना है, निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, f जो है यहां से लेकर के इधर है, इस साइड है, वो भी बाईं ओर है, तो f भी केस में आएगा, माइनस में आएगा।
तो फिलहाल हमें पता ही नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या चेंज करेंगे हम लोग, तो इसको रहने देते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जिससे हमारा एफ जो है एफ डायरेक्टली निकल जाएगा। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एफ और आर है, आर बराबर 2f या फिर f बराबर r/2 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें f निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या करेंगे, f बराबर r/2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। f बराबर r/2 फॉर्मूला होता है, तो f हमें नहीं पता है, रहने दो। r हमें पता है -30 है, बटे 2 भाग देंगे, कितना आएगा 15, क्योंकि इसमें माइनस है तो -15, यानी f बराबर -15 सेंटीमीटर। और हमारा ये आंसर रेडी है, 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट 3 नंबर के क्वेश्चन में इतना जो हम लोगों ने सॉल्व किया, इसके लिए हमें 2 नंबर दिए गए थे, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, इसी में एक और क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए 3 नंबर मिलेंगे। चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह दर्पण किन स्थितियों में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, आरेख खींचिए। वाह अमेजिंग, यानी कि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं, पूछ रहा है कि यह दर्पण किन स्थितियों में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, आरेख खींचिए। क्वेश्चन में बात हो रहा है अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। तो हमें बताना होगा कि अवतल दर्पण में तो कौन कौन सा स्थिति होगा, यानी वस्तु को कहां कहां रखेंगे जो वस्तु वास्तविक होगा, और कहां रखेंगे जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, बता देते हैं। चलिए एक एक करके बताते हैं सबको। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। यह दर्पण किन स्थितियों में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, आरेख खींचिए, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, एक स्टेप में चलते हैं, और 6 आरेख हमें खींचना होगा इसके लिए, ठीक है। कितना आरेख, 6 आरेख खींचना होगा। पहले आरेख से स्टार्ट करते हैं। मेरे को यार 3 नंबर के लिए इतना काम करवाते हो, करना पड़ेगा। अभी 3 नंबर मिल रहा है, वहां में भी आ जाए क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए पहले में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले एक नॉर्मल आरेख खींचो चलो। ये लो, ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा आपका ध्रुव यानी P, और यहां से आपका रहा ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जो भी कह लो, प्रधान अक्ष, ठीक है। यहां पे आपका होगा मुख्य फोकस, और यहां पे होगा वक्रता केंद्र। हम क्या क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, ध्रुव और फोकस दूर के बीच में एक बार वस्तु को रख करके देखेंगे, एक बार फोकस पे वस्तु को रख के देखेंगे, तीसरा बार क्या करेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख के देखेंगे, चौथा बार क्या करेंगे, हम लोग केंद्र पे वस्तु को रख के देखेंगे, और पांचवा बार मतलब आगे बार क्या करेंगे, केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रख करके देखेंगे। तो पहला स्थिति में हम क्या करेंगे, पहला स्थिति में क्या करते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे, लिखेंगे यहां कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखने पर, ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखने पर, बीच में कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी चलेगा। चलो यहां रख देते हैं, ये रहा वस्तु। अब इससे एक किरण सीधा जाएगा और परावर्तित होकर के हमेशा क्या करता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, तो ये परावर्तित होगा और मुख्य फोकस से होकर के गुजरा, ठीक है, गुजर गया। अब क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, डायरेक्टली किससे होकर गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। किससे होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र से। किससे होकर गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। तो यहां पर खड़े होकर के अगर कोई व्यक्ति देखेगा, उसे क्या लगेगा, ये किरण है ना, ये किरण आगे से कहीं से आ रही है, आगे कहीं से। ये लाइन सीधा नहीं खींचा है, एक बार मैं सीधा इसको खींच देता हूं,
इसको जरा यहाँ मिला देते हैं, ये रहा और ये आगे बढ़ा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये आगे कहीं और से आ रही है, कहीं ज्यादा ऊपर उठ जाए, इसको आप ऐसा लगेगा कहीं और से ये लाइन आ रही है, आपको ज्यादा ऊपर नहीं करना है, स्केल से यूज करना तो आप लोग का परफेक्टली बनेगा, ठीक है। ये ऐसे यहां से आ रहा है, ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि यहां से आ रहा है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा, दोनों लाइन जहां पे मिलेगा प्रतिबिंब वहां बनेगा। मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग स्केल वगैरह यूज करना तो वो परफेक्टली बनेगा, यहां पर प्रतिबिंब बने, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस स्थिति में क्या बनेगा, वो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये पहला स्थिति हुआ। अब दूसरा स्थिति क्या होगा उसे देखेंगे। अब देखते हैं दूसरा स्थिति क्या हो सकता है। चलिए दूसरा स्थिति को ध्यान से देखते हैं। यहां पर सिंपल अवतल दर्पण खींचेंगे, खींच लिए, ठीक है। इससे प्रधान अक्ष, यहां पर ध्रुव, यहां पर मुख्य फोकस, यहां पर वक्रता केंद्र। पहले स्थिति में हम लोग ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखे थे, इस बार हम डायरेक्टली मुख्य फोकस पर ही वस्तु को रख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, डायरेक्टली मुख्य फोकस पर ही वस्तु को रख देंगे। तो हेडिंग देंगे हम उसको कि मुख्य फोकस पर वस्तु को रखने पर तो हम कहां रखेंगे वस्तु को, मुख्य फोकस पर। तो जब मुख्य फोकस पर रखेंगे तो यहां से एक किरण सीधा जाएगा, टकराएगा, और टकराने के बाद हमेशा क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है, गुजर गया, ठीक है। उसके बाद एक किरण हमेशा कहां से होकर के गुजरेगा, वक्रता केंद्र से, ठीक है। ये हमेशा क्या करेगा, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा। क्या करेगा, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा। अगर मैं इसको सीधा ड्रॉ करूं, ये थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया था और ये कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि लगभग ये लाइन एक दूसरे के समांतर होगी, एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक बनेगा और अनंत पे जाकर के कहीं पर बनेगा, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो बनेगा प्रतिबिंब वो क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा, क्योंकि ये उधर ही जाके कहीं पर मिलेगा लेकिन काल्पनिक होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, यानी कि तीसरा जो है कारण, तीसरा स्थिति क्या हो सकता है। तीसरा स्थिति में क्या करेंगे, नॉर्मल सेम वही डायग्राम खींचो, सेम डायग्राम खींचना है, बहुत इजी है। ये रहा ध्रुव, ये रहा मुख्य फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र। एक बार हम लोग ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखे थे, दूसरे बार मुख्य फोकस पे रखे, इस बार मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे। चलिए रख देते हैं, रख दिए। यही चीज लिख दो, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखने पर जब हम मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उस टाइम पे किस तरह का स्थिति आता है, चलिए उसे देखते हैं। तो यहां से एक किरण सीधी जाएगी और वह टकरा करके क्या करेगा, मुख्य फोकस से होकर के लौट जाएगा, यही होगा ना। और दूसरा किरण हमेशा क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा, और ये किरण इधर से सीधी आएगी और किसी एक जगह टकराएगी, यहाँ पे टकराया तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना, क्योंकि वो वास्तविक कटान से बना है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक
बनेगा। जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। हम लोगों ने तीन चीज देखे, एक बार ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा, दूसरी बार मुख्य फोकस पे रखा, तीसरा बार मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। इस बार हम यानी चौथा टर्म में वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे, ठीक है, वस्तु को। यानी कि हर जगह रख रख के देखेंगे कि किस टाइम पे काल्पनिक बन रहा है, किस पे वास्तविक बन रहा है। यही तो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए चौथा टर्म देखते हैं कि क्या होगा। चौथा टर्म में सेम काम करेंगे। अब तक दर्पण खींचो, मुख्य अक्ष, यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे मुख्य फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को रखेंगे, चलिए रख देते हैं। वक्रता केंद्र पर हम लोगों ने एक वस्तु को रखा, इसका जो किरण होगा निकलने वाला वो एक सीधा जाएगा समांतर और मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा। और दूसरा किरण जो होता था वो हमेशा करता ये था कि किससे होकर गुजरता था, केंद्र से होकर के ही गुजरता था। लेकिन यहाँ से ये सीधा केंद्र पर कैसे गुजरेगा? तो इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा स्थिति होगा तो ये यहाँ से निकलता हुआ किरण भी सारा का सारा क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मेरा लाइन सीधा होता, मेरा लाइन में कुछ गड़बड़ी है, मतलब लाइन सीधा नहीं है, ये लाइन सीधा नहीं है और ये ऐसे सीधा बनता और ये जैसे यहां से टकराता और ये वापस लौट आता, यानी कि ये गया किरण से और ये वापस इधर लौटा और ये किरण सीधा मुख्य फोकस से गुजरा, यहाँ से टकराया और इधर वापस लौटेगा। तो एक जगह जहां हमें मिलेगा वहीं पर, यानी कि ये इसे सीधा जस्ट ऐसे मिलता। स्केल से आप करोगे तो वहां पर आपकी कॉपी में बन जाएगा और आप ध्यान से देख भी आओगे, हाँ एक्यूरेट सच में बन रहा है वैसा। तो यहाँ पर बनेगा और जैसा वस्तु है सेम उसी के बराबर वस्तु प्रतिबिंब भी उतना सेम बराबर बनेगा, क्योंकि वास्तविक कटान से बन रहा है तो इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। हमारा जितना काम है हम उतना करके आगे निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख दो कि वक्रता केंद्र पर वस्तु को मैंने रखा था, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर क्या बना था, वास्तविक बना, वास्तविक बनेगा। अब हम लोगों ने ध्रुव और फोकस के बीच में रख के देखा, फोकस पे रख के देखा, फोकस मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख के देखा और वक्रता केंद्र पर भी रख के देखा। अब क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख करके देखेंगे और ये लास्ट स्टेज होगा, ठीक है। और एक चीज, आप इन सब का नाम वगैरह भी दर्शा सकते हो, ए बी, और दर्शा देना अच्छा रहेगा, A', B' ऐसे कर देना तो बढ़िया रहेगा, मतलब अच्छा लगेगा आपका दिखने में और सही एक्यूरेट होगा। हर जगह आपको नाम वगैरह दर्शा देना है, वो मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए वहां पर उन सब चीजों को स्किप में कर रहा हूं। तो पांचवा स्थिति जो होगा, हम क्या करेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखने पर, ठीक है। तो जो दर्पण है, अब तक दर्पण खींच दो, प्रधान अक्ष, यहाँ पे ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु को कहां रख रहे हैं, वस्तु को रखेंगे केंद्र और अनंत के बीच में, कहीं पर रख दो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर रख दिया। यहां से क्या होगा, एक किरण जाएगी सीधी, टकराएगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी, किरण जाएगी, टकराएगी और मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी। दूसरा किरण डायरेक्टली केंद्र से होकर के गुजर जाएगा और प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर, और हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम दे दो A', B'। तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बना, वास्तविक कटान से बना। इसको हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा। तो भैया पूछ रहा था क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ वास्तविक बनेगा, कहाँ कहाँ काल्पनिक बनेगा। तो पांचों स्टेज में बता दिया कि यहाँ वास्तविक, यहाँ काल्पनिक। ये अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, बोल रहा है कि
किसी अवतल दर्पण में, भैया यही दर्पण का बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु, सॉल्व किया है हमने, ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु, ध्रुव और किधर गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आजा 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 आजा, किधर गया, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी वस्तु, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी वस्तु। 4 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, काल्पनिक यानी आभासी बनता है, सीधा सीधा बनता है, ठीक है, और बड़ा बनता है यानी वस्तु से बड़ा बनता है, पाया गया। तो पूछ ये रहा है कि वस्तु की स्थिति का उल्लेख करे, यानी कि वस्तु का स्थिति पूछ रहा है, यहाँ पर हमें प्रतिबिंब का स्थिति बताना था, चलिए कोई बात नहीं। और इसका आरेख कीजिए, तो आपको करना बस इतना है, ये वाला डायग्राम जाकर के चिपका देना है, और इसके बदले में कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं, कितने नंबर, 3 नंबर मिल रहे हैं, बस इतना ही डायग्राम आपको वहां पर बनाना है, और इसके बदले में 3 नंबर मिल रहे हैं, और वहां आपको बता देना है कि जो वस्तु है उसको हम लोग ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, जिससे हमारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी यानी काल्पनिक बनता है, यानी जब उनके पीछे बनता है और सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 4 नंबर का आंसर आई होप कि आपको मिल गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, ठीक है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, यह लेंस कौन से प्रतिबिंब बना सकता है, यह लेंस कौन से प्रतिबिंब बना सकता है। अब इसमें भी बताना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे आरेख वगैरह खींचने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बोर्ड इसमें 2 ही नंबर है, तो उसी हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है, 2 ही नंबर है, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, चलिए देखते हैं। फोकस दूरी यानी एफ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हमें क्षमता ज्ञात करने के लिए, क्षमता मतलब होता है पावर, P इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, किसमें ज्ञात करना है, उत्तल लेंस में। देख लेते हैं थोड़ा चिन्ह परिपाटी वाला झोल जात। उत्तल लेंस किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है उत्तल लेंस, इस तरह का होता है उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में अगर हम किसी वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, तो डायरेक्टली जाएगा, अपवर्तन होगा, और यहाँ मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है, और यहाँ से ध्रुव से गया और यहाँ गुजरा, और यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन गया। तो कॉन्सेप्ट में यही है, हमें ये जानना है कि जो बाईं ओर का चीज है उसे हमेशा ऋणात्मक लिखते हैं, और जो दाईं ओर है उसे ऋणात्मक लिखते हैं। तो हमें दिया हुआ है मुख्य फोकस दूरी, तो प्रकाश के केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और वो दर्पण लेंस की किस साइड में है, दाईं साइड में, तो वो पॉजिटिव ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक ही रह जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि करने पर भी जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है प्लस में वैसा ही रह जाएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर करेंगे ही नहीं। तो चलिए क्षमता बराबर सूत्र निकालते हैं, ठीक है, यानी कि P बराबर सूत्र होता है 1/F, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूं कि जब भी हम क्षमता निकालते हैं तो इस कंडीशन में जो ये F है ये हमेशा मीटर में होता है, किस चीज में होता है, हमेशा मीटर में होता है। तो हमारे पास जो F है ये तो है सेंटीमीटर में, तो पहले हमें इसे मीटर में बदलना होगा, तभी हम यहां पर आकर के लिख सकते हैं इस चीज को, सेम टू सेम चीज को, तभी वहां पर जाकर के लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और यहां पर वैल्यू जो हम डालेंगे वो मीटर में डालना पड़ेगा। तो अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 100 को डिवाइड करें ये 25 से, तो कितना आएगा, 0.2 टाइम्स 250, और यहाँ पॉइंट है तो डायरेक्टली इसे 0 बैठा दे सकते हैं, 5 टाइम में 500, ठीक है। तो 0.25 आया, कितना, 0.25। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि 25 फोकस दूरी को मीटर में बदलने
पर, तो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू 0.25 मीटर, इतना है ना। अब चलिए सूत्र में बैठा सकते हैं आप, P इज इक्वल टू 1/0.25। अब 0.25 से डिवाइड करेंगे हम 1 में, और अगर नॉर्मली ऐसे 25 एक रुपए में नॉर्मल भागा दो ना, मतलब मने मन में भागा दो, तो क्या हम लोग भागा देंगे या पॉइंट उड़ा करके भी दिया जाता है, लेकिन क्यों ऐसा करें, चलिए ऐसे सिंपलीफाई कर देते हैं। 1 रुपए में 100 पैसा, या मान लो 100 पैसा है, नीचे में यहाँ 25 पैसा है, तो 25 पैसा कितने बार रखेंगे, 4 बार रखना पड़ेगा, तो मेरे पास 100 पैसा हो जाएगा, यानी कि 25 पैसा को 4 बार रखेंगे तो 1 रुपया पड़ेगा, तो P इज इक्वल टू 4। पावर हम निकाल रहे हैं क्षमता को हम डायोप्टर से सूचित करते हैं, यानी D, 4D हमारा निकला किसमें, पॉजिटिव है। हो गया, आंसर निकल गया। और इस क्वेश्चन में कुछ चीजें थी, जैसे क्या ये रहा था कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, यह लेंस कौन कौन से प्रतिबिंब बना सकता है, कौन कौन से प्रतिबिंब बना सकता है, ये लेंस कौन कौन से प्रतिबिंब बना सकता है, बस इतना ही बताना है, आरेख खींचने का जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे कि जो हमारा उत्तल लेंस है वो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगर इसका डिटेल चाहिए कि किस किस कंडीशन में कैसा बनाता है, तो थोड़ा पॉज करना, स्क्रीन पर आपको कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, 6 कंडीशन दिख रहे होंगे, पॉज कर करके सभी को देख लेना, या फिर आपके पास बुक है तो उसमें देख लें। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, एक अवतल लेंस, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यदि वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, यानी वस्तु दूरी है 30 सेंटीमीटर, तो बोला तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करे। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है, इसके लिए हमें 3 नंबर दिए जा रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है। स्थिति का मतलब है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, और प्रकृति का मतलब है कि वो वास्तविक है या काल्पनिक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर हमें V निकालने की जरूरत नहीं है, हमें यहां आरेख खींचने की आवश्यकता है। हमें यहां क्या करने की आवश्यकता है, आरेख खींचने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं, हमें बोल रहा है ये कौन सा लेंस बोल रहा था, ये हमें बोला था अवतल लेंस। तो अवतल लेंस कुछ इस तरह का होता है, अवतल लेंस कुछ इस तरीके का होता है, और ये हुआ अभिलंब, ये हुआ बीच में प्रकाश की केंद्र, और ये हुआ प्रधान अक्ष। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, उन्हें हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जो हमारा ये वाला बिंदु है, यहां पर एक F होगा। ठीक है, और इस साइड भी सेम दूरी पर इस साइड भी एक F होगा। नाम को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसे F रहने देते हैं, इसे हम लोग 2F रख देते हैं नाम इसका। ठीक है, उसके बाद एक और F होगा सेम दूरी पर, इतना ही दूरी पर यहां पर, क्योंकि इसका नाम F है तो इसका नाम रख देते हैं F1, और यही सेम दूरी पर इधर भी एक F होगा, सेम दूरी पर, इसका नाम रख देते हैं, जैसे इसका नाम रखें F1, उसका भी F1 ही रहेगा, सिर्फ 2 इसके सामने लगा देंगे, तो सबका नाम डिफरेंट है। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो फोकस दूरी है हमारा वो -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर। अब देखो जो फोकस दूरी है ना, वो होता है यहां से लेकर के इस F तक का दूरी,
इधर जाओ या इधर जाओ, बात एक ही है। किसी भी ऐप के पास जाओ, बगल वाला, सिर्फ इस नजदीक वाला, उधर ये दोनों के पास मत जाना, सिर्फ इसके पास जाओ या इसके पास जाओ, दूरी उतना ही होगा। कितना? -15 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है, यहाँ ये ओ दे दो, केंद्र ओ से लेकर के यहां तक या फिर ओ से लेकर के यहां तक, ये दोनों क्या है? -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। फोकस दूरी मेरा -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बोल रहा है कि यू जो है हमारा, यू हमारा क्या है? 30 सेंटीमीटर है। क्या है यू हमारा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान देंगे हम लोग। ध्यान क्या देंगे कि अगर हमारा जो u है, यानी कि वस्तु का दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर ये रहा और 15 सेंटीमीटर ये रहा, तो 15 क्या हुआ? 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा वस्तु है वो F1 पे रखा हुआ है। लेकिन जरा हम लोग चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं और प्लस माइनस देखते हैं। बाईं ओर वाला हर एक चीज ऋणात्मक होता है, दाईं ओर वाला हर एक चीज धनात्मक होता है। तो ये चूंकि धनात्मक है, इसका मतलब होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो इस साइड होगा। और ये थोड़ा अल्टर आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि किताब में जब भी प्रतिबिंब रखा जाता है, जब भी प्रतिबिंब रखा जाता है उसे इस साइड ही रखा जाता है, इस साइड ही रखा जाता है। तो हम क्वेश्चन को ही एक टाइम के लिए कुछ गलतियां मान करके इसके पास चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं और इसे माइनस देते हैं और हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि मैंने ही सेट किया था तो मुझसे ही गलती हुई थी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। वस्तु को हम रखेंगे यहीं पर और देखेंगे कि अब वस्तु कहां और कैसा बन रहा है। ठीक है, तो जो हमारा वस्तु है यानी ए बी, इससे एक किरण निकलेगा। इससे क्या होगा? एक किरण निकलेगा जो सीधा समांतर जाएगा और अपवर्तन होगा। इसमें क्या होता है? अपवर्तन के बाद जो प्रकाश होता है वो फैल जाता है, और फैलता इस कदर है, अगर हम इस साइड से देखें तो लगेगा कि वो हमें मुख्य फोकस से आ रहा है। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो मुख्य फोकस से आ रहा है। तो हमको यहाँ पर ऐसा लगना चाहिए कि वो कहां से आ रहा है? मुख्य फोकस से आ रहा है, और ये इसी कदर आगे बाहर जाएगा। यानी कि प्रकाश यहां से गया, अपवर्तित होकर के इधर फैल गया। इधर से देखने पर ऐसा लगा कि वो मुख्य फोकस से होकर के आ रहा है। अब दूसरा किरण मैंने क्या बताया था कि हमेशा क्या हो रहा है? यहां से होकर के गुजरता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश के केंद्र से होकर के गुजरता है। तो यहां से एक प्रकाश निकलेगा जो हमेशा क्या करता है? हमेशा प्रकाश की केंद्र से होकर के गुजरता है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कुछ यहां पर बना है। हमारा जो प्रतिबिंब है वो यहां पर बना है, यानी इसको A' और B' नाम दे देते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यही था ना क्वेश्चन भैया। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना था। तो बताएंगे कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति ये बताना है ना। तो बताएंगे कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब प्रकाश के केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब प्रकाश की केंद्र O और मुख्य फोकस F के बीच बन रहा है। अब प्रकृति बताना है कि किस प्रकृति का है, मतलब लक्षण कैसा है उसका। प्रकृति बताना है ना। तो बताएंगे किस तरह का। देखो ये काल्पनिक कटान है, हमें लग रहा था ये किरण आ रहा है,
एक्चुअली तो आ नहीं रहा है, लग रहा था, तो ये काल्पनिक कटान से बनाया, यानी कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना। तो हम उसे बोलेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब है तो ऑब्वियस सी बात है सीधा बनेगा, तो यहां लिख देंगे सीधा बनेगा। और ये हमारा आंसर रेडी है। आप रे डायग्राम को कॉपी में मतलब जहां पर क्वेश्चन बनाओगे वहां पर दे दोगे तो और ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहां पर पता चलना चाहिए ना एफ क्या है ओ क्या है, आप लोगों ने ओ किसका नाम रखा है एफ किसका नाम रखा है, वो पता चलना चाहिए ना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत को समझाइए, इसे समझाने के लिए क्रांतिक कोण का महत्व बताएं और इसका एक उदाहरण दें। देखिए, मैं भी शायद मैंने किताब वगैरह चेक किया, आपके सिलेबस में ये नहीं था, मेरे से गलती हो गया था और क्वेश्चन ऐड हो गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है और मजा भी आएगा। तो इसे देखते हैं ये क्या है और ऐसा क्यों क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है और मुड़ जाती है तो इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सघन माध्यम, विरल माध्यम पढ़ा था। सघन माध्यम कहते हैं जिसमें प्रकाश का चाल कम हो, जिसमें प्रकाश का चाल कम हो या फिर कहें प्रकाश का वेग कम हो। विरल माध्यम कहते हैं उसको जिसमें प्रकाश का चाल ज्यादा हो या प्रकाश का वेग ज्यादा हो, विरल माध्यम उसे कहते हैं। तो प्रकाश जब भी विरल माध्यम से, किससे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, इसके बीच में देखो अभिलंब होगा, एक अभिलंब सीधा लाइन 90 डिग्री कोण पे, तो वो हमेशा क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, मुड़ेगा लेकिन क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, ये देखो विरल माध्यम से वो नीचे सघन माध्यम में आया, सघन माध्यम में आया, लेकिन अगर उल्टा हो, सघन माध्यम यहां हो, सघन माध्यम, ठीक है, या फिर हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, सघन माध्यम नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे ही ले लो, सघन माध्यम, और ये हुआ विरल माध्यम, विरल माध्यम, बीच में अभिलंब होगा, देखते हैं पहले। प्रकाश यहां पर इधर ऊपर से नीचे आ रही थी, ठीक है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई। अगर कभी केस ऐसा हो कि प्रकाश सघन माध्यम से, किधर से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से जाए, किधर से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से अगर प्रकाश जाएगा तो अपवर्तन के बाद विरल माध्यम जैसे पहुंचेगा तो वो क्या होगा, अभिलंब से, अभिलंब यानी ये इस लाइन से दूर भागेगा, क्या होगा, दूर भागेगा। इसमें क्या हो रहा था, विरल माध्यम से जब प्रकाश आया तो अभिलंब के नजदीक आ जाएगा। विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब के नजदीक आ जाती है, लेकिन अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर भागेगी। तो इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ जो आपतन कोण बन रहा है, क्योंकि किरण इधर से आ रहा है तो यहाँ जो आपतन कोण बन रहा है वो बड़ा है और जो अपवर्तन कोण बन रहा है वो छोटा है। और यहाँ पर देख रहे हैं जो आपतन कोण है, प्रकाश इधर से जा रही है तो आपतन कोण यहाँ बना, तो ये अभी छोटा है इसके कंपैरिजन में, जो यहाँ परावर्तन कोण है ये बड़ा है। इतना समझ में आया ना। जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं सघन, वैसा केस जब हम सघन माध्यम से किसी प्रकाश को गुजारते हैं और जैसे जैसे हम प्रकाश को टिल्ट करेंगे तो ये और ज्यादा इस तरह से झुकता जाएगा, और एक केस ऐसा आएगा कि ये प्रकाश यानी ये जो किरण है, ये किरण वो हमेशा डायरेक्टली इस वाले लाइन के सीधा में आ जाएगा। मतलब जैसे इस रेखा को हम इधर करेंगे तो और ये ज्यादा दूर भागेगा, और दूर भागते 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 एक केस ऐसा आएगा, अगर मैं प्रकाश इस तरह से ड्रॉ करूं
तो ये क्या होगा, इसी लाइन पे सीधा सीधा, यानी कि जो मेन अक्ष है, मेन अक्ष डायरेक्टली उसी पे 90 डिग्री के कोण पे आ जाएगा। तो ऐसे कोण, यहां पर जो कोण बनेगा इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण बोलते हैं। अब वैसा स्थिति जब प्रकाश को और ज्यादा हम ऊपर लेके चले जाए यानी सघन माध्यम में हम प्रकाश को और ज्यादा ऊपर जैसे लाएंगे तो यहां पर जो क्रांतिक कोण बना था, अब क्या होगा, वो प्रकाश और ज्यादा नीचे आने लगेगा, और क्या होगा, नीचे आने लगेगा। तो इस कारण से क्या होगा, यानी कि क्रांतिक कोण यानी बॉर्डर जैसे ही क्रॉस किया तो उस केस में क्या हुआ कि प्रकाश यहां से तो गया, टकराएगा इस लाइन से, क्योंकि हमने इसको ऊपर कर दिया था, तो वो क्या करेगा, यहीं से परावर्तित होकर के लौट जाएगा, यानी अपवर्तित होगा ही नहीं, यानी दूसरे माध्यम में जाएगा नहीं, एक ही माध्यम में वो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका जो डेफिनेशन होगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। अब देखिए ये इतना इजी क्वेश्चन, इसको क्या मैं सॉल्व करूं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए और रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके। और बता रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे आप रीड कर लीजिए। इसमें समझाना क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक्स है, क्लास में आप लोग ऐसे पढ़े ही होंगे इसे। और लास्ट है वक्रता, लास्ट क्वेश्चन है जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध बताना है, ठीक है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है बोल रहा है वक्रता त्रिज्या r और मुख्य फोकस दूरी f में संबंध बताना है, और इसके लिए 1 नंबर दे रहा है, 1 नंबर दे रहा है। तो 1 नंबर के लिए क्या बताएंगे, तो यही बता सकते हैं ना, f बराबर होता है r/2, बस यही है संबंध, खत्म बात, ठीक है। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।